तो हमारा क्लास 7th अवर पास्ट सेकंड सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी हमारा जो 1000 ईयर्स हमको हो गए उसमें कितना कितना चेंज हो चुका है, पहले क्या था और अब कितना डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अपन को फर्स्ट पेज पर ही एक मैप सा गिवन है जिसमें दिया हुआ है वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द ज्योग्राफिकल फिर कार्टोग्राफर ने इसको अलग मैप बना के ये वाला मैप ये बनाया। न्यू फिर मैप अब दिया है, था। वो इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप लग भी नहीं रहा, श्रीलंका लॉन्ग मार्क हुआ हुआ इधर। हाँ, तो ये किसने बनाया था? ज्योग्राफर एल इद्रिस ने इन द 12th सेंचुरी में बनाया था। ठीक है, शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द लैंड टू सी। ओके, चलो ये तो अपन को ज़्यादा ऐसे दिया हुआ है, अब अपन आगे देखते हैं। देखो, टेक अ लुक ऑफ एट मैप 1 और ये पीछे वाला सेकंड, दोनों को देखेंगे। मैप 1 में क्या गिवन है? मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE। ठीक है, CE मीन्स कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा, हम ना साइंस नहीं है, है ना। बाय द अरब ज्योग्राफिकल एल इद्रिस। ठीक है, द सेक्शन रिप्रोड्यूस, तुमने साइंस बोला तो मेरा भी साइंस वाला वर्ड रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस का। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। यानी इसमें क्या बताया गया था कि ये मैप बहुत ज़्यादा लार्ज इस तरीके से दिया था और सारा मिक्स सा दिया हुआ है, जबकि मैप 2 वॉज मेड इन 1720 सन्स, यानी उसमें ईयर में दिया हुआ ये, है ना, बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर द सेम एरिया। मतलब ये जो दोनों मैप है फर्स्ट वाले पेज नंबर पे और सेकंड वाले पे, दोनों में एरिया सेम है, पर इनमें देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इवन हमें फर्स्ट वाला मैप तो एकदम मिक्स सा दिख रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है। इन एल इद्रिस मैप साउथ इंडिया इज वर we would accept to find North India and Sri Lanka is the island at the top। यहाँ पे देखो श्रीलंका को टॉप साइड में एज ए आइलैंड सिटी, यहाँ पर आइलैंड कंट्री यहाँ पर दिखाया गया है। प्लेस नेम आर मार्क इन अरेबिक। यहाँ पर जो प्लेस के नेम दिए हुए हैं इस तरीके से यहाँ पर अरेबिक में दिए हुए हैं, जो कि समझना सबके बस की बात नहीं है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज क्वानाउज। कन्नौज को क्यू, जैसे अपना कन्नौज KANAUJ होता है ना, तो इसमें QANAUJ क्योनौज करके दिया हुआ है। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर एगो। जो मैप 2 ये हमारा जो इंडिया का इस तरीके का थोड़ा मिलता जुलता ही है ना हमारे अभी वाले मैप से। 600 ईयर एगो आफ्टर मैप 1, यानी आफ्टर मैप 1 बना था उसके 600 साल बाद बना था, 600 ईयर। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज considerably. This map seems more familiar to us and the coastal area is particular are surprising detail. This map was used by European सेलर्स, मतलब कि जो वो होते हैं ना बोट चलाने वाले, उनको बोलते हैं, एंड मर्चेंट ऑन देयर व्लॉग्स, यानी व्लॉजेस यानी जो सी में ट्रांसपोर्ट के लिए इधर उधर जाते हैं और वो करते हैं ना, उनके थ्रू ये मैप का डिस्क्राइब किया गया था। सारा समझ में आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक बार देख लो, यहाँ पर मैप हमारा जो अभी हम देखते हैं उसी तरीके का कुछ अपीयरेंस है इसका। ये वाला ब्लू बॉक्स देखें। चलो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन 2 पीरियड्स। देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस। यानी देखेंगे कि दोनों में अलग पास्ट के में किस तरीके का इन्फॉर्मेशन में डिफ्रेंशिएट किया गया और कैसे बताया गया। तो चलो अब मेन टॉपिक अपना स्टार्ट होता है यहाँ से। केवल हमको इतना सा इस वाले टॉपिक में ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्टली दिया गया था 1154 CE में
अरब का जो जियोग्राफी का था एल इद्रिस उसने दिया था। फिर उसके बाद 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर ने हमारा जो अभी का मैप है वैसा सा मैप दिया था। ओके, अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, वॉट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, टाइम के साथ कैसे कैसे लैंग्वेजेस चेंज हो रही है और उनका क्या मीनिंग निकलता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लैंग्वेज में क्या हो रहा है, वेरिएशंस आते जा रहे हैं, चेंज होती जा रही है। मिडाइवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इन डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, जो पहले के टाइम में जो पर्शियन मिडाइवल पीरियड में चलती थी, अभी की पर्शियन में भी उनमें भी क्या है, डिफरेंस है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। ये नहीं कि जो मिडाइवल पीरियड की पर्शियन थी और अभी के टाइम की पर्शियन है उसमें केवल मीनिंग या ग्रामर का ही अंतर है, बल्कि मतलब वोकेबलरी और ग्रामर का ही अंतर है। उनका जो मीनिंग निकल के आता है, मतलब निकल के आता है, उसका भी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ओवर द टाइम जो लैंग्वेजेस है वो भी क्या होती जा रही है, वेरी होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ एज इंडिया। अभी हिंदुस्तान वर्ड से हम जानते हैं कि इंडिया होता है। द मॉडर्न नेशनल, ये हिंदुस्तान वर्ड महिंद्र सार ने हिंदुस्तान बोला था पहली बार। अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, हमारे आ ही जाएगा। द मॉडर्न नेशनल स्टेट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th century बाय मिनहाज ई सिराज। हाँ, मिनहाज ई सिराज, अ chronicler who wrote in Persian. He meant the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna। यानी 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान जो हमें दिया था उसका मीनिंग हम आज के ज़माने में जो जानते हैं कि इंडिया ही हमारा हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, तो इसने मिनहाज ई सिराज ने बताया था कि जो कौन सा एरिया, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया है वो हिंदुस्तान है। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत के अंडर में, डोमिनेंस में जो ये वाला पार्ट था उसके लिए उसने बताया कि ये क्या है, हिंदुस्तान। ओके, द एरिया इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विथ एक्सटेंड ऑफ सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत और ये जो भी सल्तनत है वो आगे से आगे बढ़ती चली गई, पर इस सल्तनत में टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया था। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। तो बाबर ने अर्ली 16th में हिंदुस्तान को, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके का है। द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, की किस तरीके का फोना और फ्लोरा ये होता है कि किस तरीके के एनिमल्स, किस तरीके के प्लांट्स यहाँ पर होते हैं, इनका कल्चर कैसा होता है, कैसे रहा जाता है, वो सब किसने बताया था, बाबर ने। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, क्या देखेंगे अपन, दिस वॉज सम वॉट सिमिलर टू द वे द 14th century पोएट कौन सा है, अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। देखो आई नहीं ना लास्ट में, हिंद। हाँ, तो अमीर खुसरो ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंद वर्ड यूज़ किया था। वाइल द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड द कल्चरल एंटाइटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान did not carry the political and national meaning which we associated with it today। पहले के टाइम में हिंदुस्तान पूरा इसका कोई मीनिंग ऐसा नहीं था, पहले हिंद के नाम से जानते थे। while the India of geographical cultural entity like India did exist, the term हिंदुस्तान did not carry the political, मतलब कि जो हिंदुस्तान वर्ड है उसका पॉलिटिकल और नेशनल कोई एसोसिएशन में इस तरीके से मीनिंग नहीं हुआ करता था। अब स्थान तो जानते हो ना तुम, स्थान मतलब कि जगह को बोलते हैं ना, इसलिए। चलो अब है हमारा हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे
यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. टेक फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. मतलब अपन फॉरनर वर्ड किस इंडियन नहीं हो, उसके लिए अपन हर किसी के लिए फॉरनर वर्ड यूज़ करते हैं. जो फॉरेनर इंडिया फॉरेन में जाते तो वो लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं इंडियंस. हाँ, अपने लिए तो अगर वो इंडिया में आ रहे तो अपन को इंडियंस बोलेंगे ना, ठीक है ना. चलो, इन द मिडाइवल पीरियड अ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर टू अपीयर से इन अ गिवन विलेज इज समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. यानी कि जो पहले के टाइम में अपीयर होते थे जो स्ट्रेंजर, वो उनको मानते थे कि वो हमारी सोसाइटी और कल्चर के पार्ट नहीं है, फॉरनर्स. इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में अपन फॉरनर को बोलते हैं परदेसी, माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. एंड इन पर्शियन में बोलते हैं अजनबी, अजनबी है ना. अ सिटी ड्वेलर थ्रू सिटी, हाँ. देयरफॉर माइट हैव regards a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religions or caste background. तो कह रहे हैं कि है ना, एक ही गांव में एक ही जगह पर रहने वाले किसान और वो एक दूसरे की सोसाइटी से उससे बिलोंग नहीं करते, पर वो फिर भी वो एक दूसरे से क्या नहीं होते थे, वर नॉट फॉरनर, एक दूसरे के तो ये वाला हम समझ गए टॉपिक. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ करते थे पहले. हिंदुस्तान को इंडिया, तो हमने देख लिया हिंदुस्तान का भी अपन ने हिंद देखा, हिंदुस्तान देखा, इंडिया देखा, इस तरीके से टर्मिनोलॉजी आती जा रही है. हिंद किसने बोला था, अमीर खुसरो ने, है ना. और जो हिंदुस्तान और इंडिया वाला जो मिराज ई सिराज ने कौन कौन सा पार्ट को इंडिया में कंक्लूड किया था, पंजाब, हरियाणा और लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. ठीक है, ये हो गया. अब हम करेंगे हाँ, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. जो हिस्टोरियंस हुए और उनको क्या क्या सोर्सेज मिले. चलो, historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and nature of their investigation. यानी जो historians होते हैं उन्होंने past का जो भी investigation किया होता है, जो study किया होता है, उसके behalf पे वो बताते हैं कि हमारा past ऐसा हुआ करता था और ये होता है. Last year for example you read about ruler of Gupta dynasty, यानी कि क्लास 6 में गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला. एंड हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था. हर्षवर्धन अपन ने अभी जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आया था ना, जो चोलाज और उससे पहले जो था उसी का तो आगे बढ़ा था ना सारा. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली 700 to 1750 तक. मतलब इसके बीच का रेंज का हिस्टोरियंस का देखेंगे अपन. यू विल नोटिस सम continuity in the sources used by historians for study of this period. यानी 700 to 1750 ईयर में के जो सोर्स मिले हैं और जो उन्होंने स्टडी की है उसके बिहाफ पर इसमें सारा कंटिन्यू फॉर्म में बताया गया है क्या क्या सोर्स अवेलेबल थे और कौन कौन से हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बताया. ओके, अब है हमारा दे स्टिल रिले ऑन कॉइन. ये किस किस को लेके चलते हैं हिस्टोरियंस, कॉइन्स को. लाओ ये एक बार मार्क करो दो. कॉइन्स को, इंस्क्रिप्शंस को. कॉइन्स तो जानती हो करेंसी के टाइम. इंस्क्रिप्शन यानी कहीं भी बताओ. इंस्क्रिप्शन जैसे कोई भी वॉल पे या किसी भी मेटल की प्लेट पे जो खुदा हुआ लिखते थे ना, मतलब जो पेन से नहीं जैसे खोद के लिखते थे. हाँ, पत्थर से लिखा जाता. हाँ, वेरी गुड. वो इंस्क्रिप्शन हो गए. या आर्किटेक्चर यानी कि जो भी बिल्डिंग्स पुरानी होती थी उसके बिहाफ पे. या टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी जो लिखा हुआ टेक्स्ट के फॉर्म में है उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो अपना हिस्टोरियंस स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं और आगे डिटेल देते हैं. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. पर कुछ जगह पर डिसकंटिन्यूटी मतलब कि पहले किसी हिस्टोरियंस ने क्या देखा फिर बीच में कोई दूसरा आ गया, तो कभी कभी
कंटिन्यू होता है जनरली, पर कभी कभी कोई कोई चीज़ में हम डिसकंटिन्यूटी भी देख लेते हैं। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, the number and variety of textual record increased dramatically during this period, यानी इस पीरियड में जो भी टेक्सचुअल यानी टेक्स्ट वाले लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स थे वो धीरे बहुत ज़्यादा क्या हुए, इंक्रीज हुए, ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर, इस पीरियड में जो पेपर थे वो यानी चीपर बहुत सस्ते हुए करते थे, एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और इजीली क्या होते थे, अवेलेबल भी हो जाते थे। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्सेस, यानी जो होली बुक्स होती है ना हमारी, जैसे हमारी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, मुस्लिम पीपल की होती है कुरान हो गई, कुरान ना, और सिख में होती है गुरु ग्रंथ साहिब, वैसे हो गई वो, और क्रिश्चियन में कौन सी होती है, बाइबल। तो इस तरीके की होली बुक्स हुआ करती थी ना, तो उनको पेपर पे इजीली लिखा जा सकता था क्योंकि बहुत सारे पेपर वाइडली यूज़ होते थे, चीपर रेट में मिलते थे ना। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, यानी रूलर्स का क्रॉनिकल, यानी उनके पहले कौन था, फिर उनके बाद कौन था, फिर उनके बाद कौन था, मतलब उनका पूरा। रूलर्स लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, यानी जो सेंट्स बताते, संत बताते थे ना, ऐसा वो उनके दोहे हो गए या फिर वो जो भी टीचिंग्स दे रहे बता रहे वो सारा लिखते थे। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, पिटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी होते थे, यानी राजा महाराजा जो भी बोलते थे, न्याय देते थे, वो भी सारा पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, अकाउंट्स और टैक्सेस का लिखा जाता था। फिर हम देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, ये तो हुआ हमारा टेक्सचुअल रिकॉर्ड यानी जो पेपर पे लिखा जाता है। फिर है मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। मैन्युस्क्रिप्ट किन के पास रहती थी, या तो बहुत ज़्यादा रिच पीपल होते थे, या रूलर यानी कि किंग, और मोनेस्ट्रीज में या टेम्पल्स में होती थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स, आर्चीव्स का मीनिंग भी दिया है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर, यानी आर्चीव्स वो है जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हाँ ये वाला। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव आर्चीव्स वर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसैक्शंस, ठीक है, यानी अलग अलग उसमें अच्छे से संभाल के रखा जाता है आर्चीव्स में और लाइब्रेरी में। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। manuscript को यूज़ करना एज कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक या टेक्सचुअल जो डेटा होता था उसके कंपैरिजन में क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है। फिर है हमारे पास में देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। पहले के टाइम में, अभी के टाइम में तो प्रिंटिंग प्रेस होती है, जैसे आपकी बुक्स है वो सब प्रिंट होके आ जाती है। पहले के टाइम में ये सब लिखा जाता था, मनु मतलब इंसान, स्क्रिप्ट मतलब इंसान की लिखी हुई लिपि, बुक्स सारा लिखा जाता था बाय हैंड, हाथों से लिखा है ना, हाथों से होता था। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। देखते हैं ना, अपन किसी का कॉपी लेके या कुछ लिखने का होमवर्क या कुछ करते हैं तो कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ना, इसलिए। सम टाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी का हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता तो हम सोचते हैं कि हाँ शायद ये लिखा होगा, गैस कर लेते हैं कि ये लड़की लग गई कैसे, हाँ क्या देखेगी। As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar as scribes copies manuscript. They also introduce small changes, a word here, a sentence there. These small differences grew over century of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another। चलो
अब यहाँ पे दिया कि जब आप अपने फ्रेंड की कॉपी का ही कॉपी करते हो तब आपको हल्का फुल्का आइडिया तो रहता है कि यही होता है, पर अब मान लो कि किसी ने पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होगी, फिर उसको किसी दूसरे पर्सन हिस्टोरियन ने कॉपी किया, फिर उसका राइटिंग या क्या लिखा था उसने उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा के चेंज कर लिया, फिर उसकी कॉपी को किसी और ने कॉपी किया तो उसने अपने अंदाजे से चेंज कर लिया, तो धीरे धीरे वेरिएशंस चलते आ रहे हैं ना। यानी जो मेन मैन्युस्क्रिप्ट हुई करती थी उसमें सब अपने गैस के अकॉर्डिंग क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं और वेरिएशंस आते जा रहे हैं, यानी एग्जैक्टली वो नहीं रह रही जो एक्चुअल में थी। समझ में आई बात कि नहीं आई? जैसे एग्ज़ाम में किसी बच्चे ने लिखा कोई स्पेलिंग लिखा या कोई सेंटेंस में आंसर लिखा, तो पीछे वाला बच्चा अगर कॉपी करेगा तो अपने हिसाब से कर लेगा, उसको जो समझ में आ रहा है दिख रहा है वो कर लिया उसने। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसका आंसर भी सही होगा जो उसने लिखा है, उसने तो अपने हिसाब से चेंज कर लिया ना, उसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, फिर है दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज अ रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऑथर टुडे, यानी ओरिजिनली जो ऑथर ने लिखा था वो अलग हुआ ना। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपी मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स, यानी जो पहले दूसरे वालों ने जो कॉपी किया उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्चुअल तो हमारे पास है ही नहीं। As a result, historians have to read different manuscript versions of same text to guess what the author had originally written, यानी वास्तव में क्या लिखा होगा उसको गैस कर आके उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिख लिया। इतना समझ में आ गया। अब इसमें लास्ट पैराग्राफ में क्या गिवन है, ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, यानी जो भी वो क्रॉनिकल्स यानी पहले राजा फिर उनके बेटे फिर उनके बेटे, यानी जो क्रॉनिकल्स वो चलता है ना उनका पूरा ईयर, तो डिफरेंट जो ओकेजन्स होते थे उस पर वो उसको रिवाइज करते थे। जैसे एक राजा फिर उसके बाद नई जनरेशन आ गई ना, ऐसे। द 14th century chroniclers जियाउद्दीन बरानी wrote his 1356 हाँ, जियाउद्दीन, स्पेलिंग उसमें ठीक है क्या तुमने कॉपी में जो सही लिखा है, डबल डी, हाँ ठीक है, जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and author revised 2 year later, और ऑथर ने उसको देख के किया था, उसने उसको 2 year लेटर कर दिया, क्योंकि उसने 6 को क्या समझ लिया होगा, 8 समझ लिया होगा, क्योंकि सबका हैंड राइटिंग डिफरेंट होता है ना। The two differ from each other, but historians did not know about the existence of first version until the 1960s. It remained lost in large library collections, यानी पहले इससे पहले के जितने भी हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, मतलब मिसप्लेस लॉस्ट हो गए हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाला टॉपिक जो हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज कंप्लीट। तो अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो भी नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हुए थे वो सारा हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन कौन सा था, 700 to 1750 है ना, is a huge changes in historians largely because of the scale of variety of development that occurs over the period। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हिस्टोरियंस ने देखा कि ओवर द टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस भी हमारे चेंज कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। हाँ, तो एट डिफरेंट मोमेंट यानी टाइम के साथ हम देखेंगे इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज आती चली गई। मेड दिस अपीयरेंस क्या हुआ, लाइक इन पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, यानी व्हील का यूज़ किया गया इरीगेशन में, कुओं से इनसे पानी निकालने के लिए व्हील का यूज़ किया गया। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी वीविंग क्लोथ को बुनने के लिए स्पिनिंग व्हील का इन्वेंशन हो गया। एंड द फायर अलार्म इन कॉम्बैक्ट, यानी कॉम्बैक्ट में फायर अलार्म, आग लग जाए तो उसका पता लग जाए, उसके लिए इन्वेंशन हो गया। न्यू फूड एंड बेवरेज अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट, नए नए फूड और नए नए पीने की चीज़ें कॉन्टिनेंट में हमारे चलती चली गई। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ीज़, इन सब का इन्वेंशन हो गया। पहले टी और कॉफ़ीज़ बहुत समय पुराने टाइम से तो नहीं होती थी, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑल दीज इन्वेंशंस न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विथ पीपल, यानी जैसे जैसे लोग बढ़ते चले गए उनके इन्वेंशन आइडिया बढ़ते चले गए तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती चली गई, ठीक है। हु ब्रॉट अदर
आइडियाज़ विद दैम एज वेल, अपने अपने आइडियाज़ वो सब देते गए और चीज़ों का इन्वेंशन होता गया. एज ए रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. फिर ये सारा अपन ने प्रीवियस जो चैप्टर आएंगे ना आगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे उसमें सारा देख लेंगे. ठीक है. फिर है दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी मतलब इम्पोर्टेंस, क्या क्या चीज़ें हुई थी. ग्रुप ऑफ द पीपल, एक जगह से, जिस मोबिलिटी में मोबाइल जैसे अपन वर्ड बोलते हैं ना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलने वाली चीज़ें, उनके लिए मोबाइल चीज़ें. ग्रुप ऑफ द पीपल ट्रेवल अलॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी यानी फूड की, क्या बोलते हैं, बिजनेस की, इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून. अपने फॉर्चून को, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. फॉर्चून यानी किस्मत, भाग्य. वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, कौन सा था, वर द राजपूत. इस पीरियड में जो इम्पोर्टेंट थे वो राजपूत थे. अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्रास, यानी राजा के पुत्र, बेटे. जैसे अपन ने कल पिछला सब्जेक्ट में भी देखा था ना, मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल किंगडम वाला चैप्टर था, उसमें भी पढ़ा था ये वर्ड. द सन ऑफ द रूलर. बिटवीन द 8th and the 14th century the term was applied more generally to a group of warrior who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. यानी जो क्षत्रिय होते थे, वॉर करते थे, जो राजा महाराजा होते थे, उनको जनरली अपन राजपूत टर्म से बोलते थे, है ना, सिग्निफाइन करते थे. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the army of different monarchs all over the subcontinent. यही नहीं कि केवल रूलर ही राजपूत होते थे, उनकी आर्मी में जो काम करने वाले सोल्जर्स हो गए या उनकी आर्मी हो गई या उनके जो भी काम, सबको उसमें क्या बोलते थे, हम राजपूत ही बोलते थे. क्या है, चियावलरिक, हाँ, अ चियावलरिक कोड ऑफ द कंडक्ट, extreme valors and great senses of loyalty were the quality attributes to Rajput. यानी कि जो राजपूत होते थे वो एकदम लॉयल और ग्रेट क्या रखते थे, सेंस रखते थे लॉयल्टी का. ठीक है. राजपूत बाय देयर पोएट एंड बार्ड्स, यानी पोएट और बार्ड्स के थ्रू इनका डिस्क्राइब किया गया है. अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठास. राजपूत के अलावा कौन कौन से हैं, मराठास, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ्स, है ना, कायस्थ्स. अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स, सेक्रेटरीज, हाँ, सेक्रेटरीज. ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लार्ज टू बिकेम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट. यानी वो क्षत्रिय थे, वो वॉर के लिए, वॉर वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे अपने आप को, और ये सब पॉलिटिकली और अपना जो भी चीज़ें हैं लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग और इसके लिए ज़्यादा वो चीज़ें यूज़ करते. थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर. यानी फॉरेस्ट को क्लीन करके एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया गया जिससे मोर क्रॉप प्रोडक्शन हो. ठीक है. चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्रिवलर टू माइग्रेट. यानी अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो एक उस जगह से माइग्रेट कर जाएंगे, चले जाएंगे, मतलब जगह को छोड़कर. अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट. तो वो लैंड को क्लीन करके खोद के जो किसान थे उन्होंने लैंड को बना लिया. दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट. तो अपना जो मार्केट, आसपास का मार्केट था, रीजनल मार्केट, चिफ्टेन, प्रीस्ट, मोनास्ट्री एंड टेम्पल्स में अपना सारा फूड का और इनका देखने लगे. दे बिकेम पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. ये भी सब सोसाइटी के पार्ट थे. एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड. यानी उनके आसपास के जो लोकल लॉर्ड, मतलब ज़मींदार हुए, राजा हुए, उनको क्या करते थे, टैक्स पे करते थे.
As a result, significant economy and social differences emerge amongst peasant. यानी सब ज़्यादा जो पूरी इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेंट थी? पीजेंट्स पे, मतलब कि किसान पे, फार्मर पे. Some possess more productive land and other also kept cattle, and some combined artisans work with agriculture activity during लीन सीज़न. यानी जब सीज़न होता था तब वो एग्रीकल्चर कर लेते, क्रॉप प्रोडक्शन. कुछ क्या करते थे? कैटल्स यानी पशु पक्षी यानी एनिमल्स को पालते थे. और कुछ एग्रीकल्चर के साथ साथ जब ऑफ सीज़न होता था तो आर्टिशन वर्क, लाइक कोई मूर्ति बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई बर्तन जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, इस तरीके का काम ऑफ सीज़न में करते थे. एज ए सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेबल, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाट्स. कहाँ गई? लाइन मिस हो गई. जाट्स नहीं है, सॉरी, लाइन मिस हो गई. पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाट्स नहीं है, जैतीज और सब कास्ट. जातीज, हाँ, अपना हिंदी वर्ड है ना, जातीज. तो पीपल बहुत और ग्रुप में भी बांट दिया इनको. जाति जिसको अपन बोलते हैं, आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. उनका ऑक्यूपेशन के बिहाफ पर उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. रैंक्ड वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर. उनकी पावर के अकॉर्डिंग. इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जातीज. द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से वेरी करते थे जाति, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन जैसा होगा उसके हिसाब से उनको बोल देंगे अपन. जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स. जो जाति थी वो अपने रूल खुद से बनाती थी. एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट देयर मेंबर्स. जो उसके मेंबर होते थे उस ग्रुप के, वो अपने रूल रेगुलेशन खुद से फॉर्म करते थे, है ना. जैसे एक घर में जो पर्सन, जितने भी फैमिली मेम्बर रहते तो उनके रूल रेगुलेशन उस तरीके से रहते, सबके अलग अलग, है ना. दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब इन सम एरिया एट द जाति पंचायत. जातीय पंचायत के थ्रू ये रूल रेगुलेशंस वहाँ के बनाए जाते थे और सबको फॉलो करने होते थे उनके ग्रुप के को. बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. पर जातियों को अपने जो विलेज या अपने गांव के भी रूल क्या करने पड़ते थे? फॉलो करने पड़ते थे. सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चीफस्टियंस, यानी कि जो होते हैं ना लैंडलॉर्ड वगैरह, वो अपन ने पढ़ा था ना पिछला क्लास में. क्या बोलते हैं उनको? लैंडलॉर्ड हो गए, हाँ, नहीं, वो तो प्रशस्ति और वो अलग. लैंड ग्रांट जिनको दी जाती है ना, जमींदार. टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिटी ऑफ द स्टेट. अब पूरा स्टेट में सबको यूनिटी के फॉर्म में रखा जाता है. आज का चैप्टर इतना.